चलिए सो लॉस टेंजेंट कितना आ गया था आपका जेसी अपॉन जेडी एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। सो केस वन, फर्स्ट केस देखते हैं। इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन 1, अगर सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है। इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 1, देन दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा मीडियम दोस्त, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब सिग्मा की वैल्यू 1 से छोटा कब होगा, जब सिग्मा की वैल्यू आपकी छोटी होगी। तो सिग्मा का वैल्यू जितना कम है उस मीडियम को बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। केस 2, दूसरा केस बोले, इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, अगर सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 1 के इक्वल है। इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे हम लॉसी LOSSY लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। सो इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, अगर 1 के इक्वल है तो इसको बोलेंगे हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्लियर है क्या। तीसरा केस, अगर हम थर्ड केसेस की बात कर रहे हैं, केस थर्ड, इफ सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा है। सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 1 से बहुत बड़ा। अगर ये सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग मीडियम। दिस मीडियम इज कॉल्ड कंडक्टिंग मीडियम, राइट। सो ये डिपेंड करेगा कि सिग्मा की वैल्यू किस पे है ना, सिग्मा का वैल्यू क्या है। अगर सिग्मा का वैल्यू 0 है, अगर सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया मतलब कोई कंडक्टिविटी ही नहीं है, मतलब ये कौन सा केसेस है, प्योर डाइलेक्ट्रिक का केसेस, प्योर इंसुलेटर या प्योर डाइलेक्ट्रिक। और इस केसेस में क्या होगा, लॉसेस 0 होगा, इसलिए यहाँ पर लॉस टेंजेंट की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस टेंजेंट है और लॉस टेंजेंट की वैल्यू पर ही हम डिपेंड करता है कि ये आपका कौन सा मीडियम में डिफाइन कर रहा है। क्लियर है क्या। चलिए अब हम मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को, कंडक्टिविटी और अल्फा, इसके फॉर्म में सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। क्लियर है क्या। चलिए तो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या था आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए ध्यान से, व्हाट इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा क्या था, अल्फा प्लस जे बीटा था। दिस इज योर गामा। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, राइट। नाउ व्हाट्स द गामा, गामा इज अंडर रूट j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन, अंडर रूट j ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन, j ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। चलो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ये क्या है सर आपका कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाला टर्म आपकी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस है गामा भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। सो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, ये भी आपके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो जब ये कॉम्प्लेक्स है तो ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, है कि नहीं। चलो अगर कॉम्प्लेक्स है तो गामा का 2 वैल्यू होगा, क्या क्या होगा, अल्फा प्लस जे बीटा। सो गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। So under root j omega mu into sigma plus j omega epsilon, right? So this is alpha plus j beta. Clear? Now alpha plus j beta की यहाँ पर वैल्यू देख लिए, तो इस बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू हम देखते हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है क्या। चलो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। अल्फा को बोलेंगे हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट, राइट। बीटा को बोलेंगे हम प्रोपगेशन कांस्टेंट,
So beta is called propagation constant and alpha is called attenuation constant। इसका यूनिट होता है नेपियर पर मीटर, इसका यूनिट होता है रेडियन पर मीटर, ठीक है। सो बी केयरफुल, अल्फा इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट and attenuation constant having the unit is Napier per meter, beta is called propagation constant and having the unit is radian per meter, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेव का क्या हो रहा है, वेव का प्रोपगेशन एज वेल एज एटेन्यूएशन हो रहा है। तो वेव का जो एटेन्यूएशन हो रहा है, सो दिस अल्फा विल डिफाइन एट व्हाट रेट वेव इज एटेन्यूएटेड, दिस बीटा इज डिफाइंड एट व्हाट रेट वेव इज प्रोपगेटेड। सो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया along x डायरेक्शन, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड along द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के along मैंने मान लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, दिस इज along y डायरेक्शन। सो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the x डायरेक्शन and magnetic field y the along direction. So wave propagated along z direction, wave का propagation किधर होगा, along the z directions होगा, है कि नहीं। चलिए, so electric field और magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरल इक्वेशंस में क्या लिखेंगे बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरल इक्वेशंस की बात करें तो क्या होगा, so the electric field equal to E naught e raised to power, right? so wave को propagate करना है, so इसको क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड E naught into e raised to power minus gamma z, right? अच्छा ये कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। देखो जनरल इक्वेशन क्या था, del 2 e upon del z square equal to gamma square into e, यही तो था, गामा स्क्वायर into कितना e। अच्छा ये कैसे निकाले थे, तो ये भी देख लीजिए आप कैसे निकाले थे, याद करो इक्वेशन से क्या निकाला था, del 2 e upon del z square equal to j omega mu into sigma plus j omega epsilon into e, यही तो था। अब ध्यान से देखिए, j omega mu into sigma plus j omega epsilon into e, so this is del 2 e upon z square is equal to gamma square into e। सो इसको अगर आप लिखेंगे गामा स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया मैंने, गामा स्क्वायर। अब इसको आप इधर ले आइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से, व्हाट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, del 2 e upon del z स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, d स्क्वायर into e, है कि नहीं, क्या लिखेंगे इसको, d स्क्वायर into e। so the d square into e equal to gamma square into e, so the d is equal to plus minus gamma, तो d का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस गामा। सो रूट्स आर रियल, प्लस माइनस गामा जैसे हम लिखे, सो रूट्स कैसा है, रूट्स रियल रूट्स है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सो इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर रूट्स आपका रियल एंड अनइक्वल हो, देन क्या लिखेंगे आप इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, सो ई जेड इक्वल टू C1 e raised to power minus gamma z plus C2 e raised to power gamma z. So this is your general equations, C1 e raised to power minus gamma z plus C2 e raised to power plus gamma z. Now if wave is propagating along positive z direction, then this will represent positive z direction, this will represent positive z direction, and this will represent negative z directions. So the direction of the wave, either positive or negative, it depends on the either it will be traveling from the source to sink end or from receiver to the source end. So this is nothing but your transmitter, this is transmitter, this is receiver, and the distance between them is t. So whenever electromagnetic wave is transmitted, this is attenuated as well as propagated, सो एटेन्यूएशन के साथ क्या हो रहा है, आपका प्रोपगेशन हो रहा है, एटेन्यूएशन से बजाय प्रोपगेशन। नाउ दिस इज योर ट्रांसमीटर एंड फ्रॉम द
transmitter end and this is from the receiver end. So दोनों साइड देख रहे हैं हम, ट्रांसमीटर एंड से भी देख रहे हैं और रिसीवर एंड से भी देख रहे हैं, राइट. सो ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर एंड, अगर हम दोनों एंड की बात करें तो यहां पर देख लिए ट्रांसमीटर एज वेल एज कौन सा है आपका रिसीवर एंड की. अब यहां पर देखो ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड एंड दिस इज योर नेगेटिव जेड डायरेक्शन फ्रॉम द रिसीवर एंड. अगर इसको हार्मोनिक बनाना है, इनिशियल वैल्यू कितना होगा एट जेड इक्वल टू 0, ई जेड इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई नॉट, राइट, फॉर द ट्रांसमीटर एंड. सो ट्रांसमीटर एंड का अगर हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई जेड को, दिस इज ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा जेड. सो लेट्स से दिस इज ई0 प्लस. सो ई0 प्लस अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है ट्रांसमीटर एंड की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, ट्रांसमीटर एंड की बात कर रहे हैं. चलिए अब रिसीवर एंड से बात करेंगे हम. सो ईच अगर टू मेक दिस फील्ड टू बी हार्मोनिक, अगर इसको हार्मोनिक बनाना हो, टू मेक दिस फील्ड टू बी हार्मोनिक, अगर इस फील्ड को हार्मोनिक बनाना है, राइट. सो टू मेक दिस फील्ड टू बी हार्मोनिक, मल्टीप्लाई विथ, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई विथ e raised to power j omega t. So to make this field to be harmonic, just multiply with the e raised to power j omega t. e raised to power j omega t फंक्शन से आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे आप e raised to power j omega t फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप इसको e raised to power j omega t मल्टीप्लाई करेंगे, then it becomes e z equal to e0 plus e raised to power minus gamma z e raised to power j omega t. Now take the real part, कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, रियल पार्ट इसका लीजिए. तो e raised to power इसको क्या लिख सकते हैं, देखो e0 plus e raised to power minus अल्फा प्लस j बीटा into z e raised to power j omega t, राइट. चलिए रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखिए. रियल को रियल के साथ रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखेंगे तो बनेगा e0 प्लस e raised to power minus अल्फा z e raised to power j omega t minus बीटा z. नाउ टेक इट्स रियल पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, रियल पार्ट. अब ध्यान से देखिएगा, e raised to power j थीटा को क्या लिख सकते हैं, व्हाट से e raised to power j थीटा, e raised to power j थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, e raised to power j थीटा को, e raised to power j थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा प्लस j sin थीटा, राइट. सो e raised to power j थीटा कैन बी राइट द cos थीटा प्लस j sin थीटा. नाउ रियल पार्ट इज व्हाट, cos थीटा. सो द e z t, अब ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम भी हो गया, पोजीशन भी हो गया, है ना. So it is the function of the position as well as the time. Now it becomes e z t equal to e naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z, and let's say this is the direction of electric field ax volt per meter. Direction of electric field is ax volt per meter. So the e z t is nothing but e naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z into ax volt per meter. This is the direction of the electric field. ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है ना. ये किधर है, किसके अलोंग है डायरेक्शन, ये ax के अलोंग है. So that's why this is ax volt per meter, right. So in this way we find the equation of the electric field. Now what is the equation of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम इक्वेशन लिखें तो यहां पर देखिए ईटा क्या था आपका, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज, दोनों को अगर रिलेट करें, रिलेटेड एज ई जेड टी
is equal to eta into hzt. EZT equal to eta into hzt. This is the relation, right? Now eta क्या था आपका? eta तो ये था आपका इंट्रिंसिक इंपेडेंस. अगर eta की बात करें, so what's the eta? Eta is under j omega mu sigma plus j omega epsilon. ठीक है, चल. सो eta इज इक्वल टू अंडर j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन एंड इट हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड एंगल. eta का क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा, राइट? सो eta हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल. सो लेट एंगल इज थीटा eta. सो hzt को क्या लिखोगे आप? hzt कैन बी राइट EZT अपॉन eta. EZT upon eta. So this is EZT upon mod of eta. This is theta eta. Mod of eta theta eta. ठीक है, चलो अब इसको इक्वेशंस को लिखते हैं. अब इक्वेशन क्या बनेगा वो देखिए. अब अगर इक्वेशंस को लिखें, ये बनेगा HZT equal to E naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z upon mod of eta into theta eta एम्पियर पर मीटर, राइट? अब हम वेव का डायरेक्शन किधर माने? पॉजिटिव एजेड माने. यहां अगर नेगेटिव साइन है मतलब पॉजिटिव एजेड डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ए है. अगर यहां प्लस होता तो नेगेटिव एजेड डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट? सो द hzt कैन बी राइट. दिस इज इक्वल टू h नॉट e नॉट बाय बीटा को बोल दिया हम क्या? h नॉट e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z. दिस इज ay एम्पियर पर मीटर. अब थीटा ईटा भी तो होगा. बीटा जेड माइनस थीटा ईटा ay एम्पियर पर मीटर. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ये कौन सा है आपका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन सा पैरामीटर है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है. ठीक है, नाउ वेव प्रोपागेटिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. वेव का जो प्रोपागेशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं देखिए. नाउ वेव propagating in different types of medium. अगर different types of medium में अगर हम वेव को ट्रांसमिट करें तो क्या फिनोमेना होगा इसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस है. अगर कौन सा आपका फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब एयर मीडियम. अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं so free space is nothing but your air medium, right? So the for free space sigma equal to 0, epsilon equal to epsilon naught and mu equal to mu naught. So sigma equal to 0, epsilon equal to epsilon naught, mu equal to mu naught.
फॉर द लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, अगर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें हम, देन सिग्मा इक्वल टू 0, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा। ठीक है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उसको बोल देंगे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलेंगे उसको हम? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी? 1 होगी, बट लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर द लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एंड सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से कितना है? छोटा। अगला जो मीडियम हम डिफाइन करेंगे वो है लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा आपका? लॉसी। ये कौन सा था आपका? लॉसलेस। ये कौन सा था आपका? फ्री स्पेस। अगला जो है लॉसी डाइलेक्ट्रिक। अगर लॉसी डाइलेक्ट्रिक का केस है तो क्या करेंगे सर? हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉसी डाइलेक्ट्रिक। सो द फॉर द लॉसी डाइलेक्ट्रिक, अगर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है देन सिग्मा, सिग्मा जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिग्मा 0 के इक्वल नहीं होंगे, है ना। एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, म्यू इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर, एंड इस केस में जो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है। So if sigma by omega epsilon is approximately equal to 1, then this is called lossy dielectric medium. कौन सा मीडियम बोलेंगे इसको हम? lossy dielectric medium. क्लियर है क्या? अब आता है कि अगर गुड कंडक्टर का केस है, फॉर द गुड कंडक्टर, फॉर द गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब अच्छा कंडक्टर्स। अगर हम अच्छा कंडक्टर की बात करें, फॉर द गुड कंडक्टर्स, सिग्मा की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। सिग्मा की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट। म्यू की वैल्यू कितनी? म्यू नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट। म्यू की वैल्यू कितनी? म्यू नॉट इनटू म्यू आर, एंड सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितना? 1 से बड़ा। सो दिस इज फॉर गुड कंडक्टर्स। ध्यान में रखेंगे ये किसके लिए है? गुड कंडक्टर्स के लिए। क्लियर? गुड कंडक्टर्स और इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। सो फॉर द गुड कंडक्टर्स दिस इज सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर हम परफेक्टली कंडक्टर की बात करें, ये था किसके लिए? गुड कंडक्टर की बात किए थे। ठीक है, नाउ फॉर परफेक्टली कंडक्टर, अगर परफेक्टली कंडक्टर है, परफेक्टली कंडक्टर्स, अगर हम परफेक्टली कंडक्टर्स की बात करें, फॉर द परफेक्टली कंडक्टर्स सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी सर? इनफाइनाइट। सो द परफेक्टली कंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और सिग्मा इनफाइनाइट होते ही लॉस टेंजेंट इनफाइनाइट हो जाएगा और एंगल हमेशा पाई बाय 2 के इक्वल होगा। जो परफेक्टली कंडक्टर का केस जनरली नॉट यूज्ड, जनरली नॉट यूज्ड। परफेक्टली कंडक्टर का केस हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जैसे वेव आपका आया दम से रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, इसलिए परफेक्टली कंडक्टर का केस हम जनरली यूज नहीं करते हैं। प्योर कंडक्टर यूज करेंगे, गुड कंडक्टर यूज करेंगे, बट परफेक्टली कंडक्टर का केस यूज नहीं करते हैं। परफेक्टली कंडक्टर का केस यूज करते हैं एक ही चीज में, और वो है आपका कौन सा केस? ये जिसमें आपका वेव का फॉर्मेशन, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन। कौन सा? स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। जब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा तब उस केसेस में जो है हम यूज करेंगे कौन सा? परफेक्टली कंडक्टर का केस। कौन सा यूज करेंगे हम? परफेक्टली कंडक्टर का केस। क्लियर है क्या? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब देखते हैं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट हम डिफरेंट मीडियम के लिए कैसे निकालेंगे। तो ये था आपका भी मीडियम, कि मीडियम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मीडियम कैलकुलेट जब हो गया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के लिए हम निकालेंगे अभी प्रोपगेशन कांस्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज